Okay, this is another video of first year chemistry topical MCQ solution। और टॉपिक आज का हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पहला क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3। और ये SO3 नेगेटिव टू आयन है बेसिकली। और इसके अंदर हमने सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड है कि जो SO3 है उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 है। इसको 2 माइनस लिखें या -2, मैथमेटिकली हम इस को -2 लिखेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है सल्फर का चार्ज। लेकिन इसका मतलब है जो सल्फर जिस एलिमेंट से कंबाइन है इसका चार्ज हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जब ऑक्सीजन के रेफरेंस से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो होती है -2। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं। तो 3 × -2 करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो अब हमने कुछ एक ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है कि जब इसको हम सॉल्व करें तो आंसर आए -2। तो अगर मैं यहाँ +4 लिख दूँ सल्फर की जगह पर तो ऑब्वियसली +4 -6 हमें देगा -2। तो इस रिस्पेक्ट से सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +4 है। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शन redox reaction in which the same element is oxidized as well as reduced is। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑप्शंस में कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं और उन रिएक्शंस में हमने आइडेंटिफाई करना है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ऑलरेडी इन्होंने हमें डेफिनेशन बता दिया है कि सेम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और सेम ही एलिमेंट रिड्यूस होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए में देखें तो देखिए सोडियम कभी ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होता क्योंकि ये ग्रुप 1 से इनका ताल्लुक है नॉर्मल कंडीशंस में। तो मेनली हमें और ऑक्सीजन को भी अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करें तो सल्फर और आयोडीन। अब यहाँ पर सल्फर सिंगल स्टेट से लेफ्ट पर और राइट पे भी एक नई स्टेट में गया है, एक से ज्यादा स्टेट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। जिस तरह आयोडीन यहाँ पर आप अगर गौर से देखें यहाँ पर भी आयोडीन एक सिंगल स्टेट से यहाँ पर एक सिंगल स्टेट में ही आया है। तो बेसिकली ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अगर डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन सी की बात करूं इसमें ऑप्शन सी में देखें फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जब वो कंबाइंड स्टेट में ना हो, फ्री स्टेट कहलाती है ये, यानी कि तो जीरो होती है। तो अगर हम मैं इसको डायरेक्टली राइट हैंड साइड की इसकी प्रोडक्ट में देखूं तो इसकी दो प्रोडक्ट दोनों फॉस्फोरस से रिलेटेड हैं। एक हमारे पास है NaH2PO2, ठीक है, और दूसरी है PH3। तो एक सिंगल एलिमेंट दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है तो यकीनन इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज में फर्क आया होगा। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो हाइड्रोजन से अटैच है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से। तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट होगी -3 इस कंपाउंड में। ये -3 हुआ है जीरो से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं NaH2PO2 की कैलकुलेशन करूं, देखिए ओवरऑल इसके अंदर भी हम कंडीशन को इस तरह से लगाएंगे कि इसका ओवरऑल चार्ज जीरो है। तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -4 और सोडियम का +1 और दो हाइड्रोजन का भी +2। तो अब मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस की जगह पर ऐसा क्या लिखना है कि ओवरऑल आंसर मेरा जीरो है। तो यहाँ मैं लिखूंगा +1, ठीक है। जब मैं +1 लिखूंगा तो ओवरऑल चार्ज मेरा जीरो हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +1 है जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन -3 है। मतलब ये जो सिंगल फॉस्फोरस जो रिएक्टेंट साइड पे ऑप्शन सी में था वो एक साइड में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज इसलिए कर रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ रहा है। और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एन एक्वस मीडियम। यहाँ हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि Fe2+
सिल्वर प्लस आयन से रिएक्ट करके Fe3+ बन रहा है। और सिल्वर यानी कि यहाँ पर इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो सिल्वर सॉलिड स्टेट में हमें मिल रहा होगा। अच्छा, ऑलरेडी इन्होंने क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर द आयरन एंड सिल्वर। ये आयरन की वैल्यू है क्योंकि पहले आयरन लिखा हुआ है, और ये सिल्वर की वैल्यू है। ठीक है। द ओवरऑल सेल पोटेंशियल एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी। अच्छा, अब अगर हमने ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इसका एक डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेल पोटेंशियल हमें दिए गए हैं, एक हमारा कैथोड का सेल पोटेंशियल होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करेंगे हम एनोड के सेल पोटेंशियल से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैथोड का है और कौन सा एनोड का। बहुत सिंपल सी इसकी मेथड है। इन दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर करें कि कौन सी वैल्यू लार्जर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। हम क्लियरली दे सकते हैं कि ये 0.8 की वैल्यू लार्जर है, तो लार्जर वैल्यू का जो सेल पोटेंशियल होता है वो कैथोड का होता है, और लोअर वैल्यू का एनोड का होता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका कैलकुलेशन की तरफ। तो ये 0.8 माइनस 0.77 होगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो 0.03 बनेगा। और प्लस में आंसर आएगा। प्लस में आंसर का मतलब ये है कि फिर ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस में जाएगा, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू कन्वर्ट द कूलम्स टू फेरेडे द वैल्यू मस्ट बी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कूलम्स टू फेरेडे से, अगर आपको याद हो फेरेडेज लॉज में, हम ऑलरेडी ये फेरेडे का एक कांस्टेंट जिसको 1F कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये बेसिकली ये जो रिलेशन है ये आपको बता रहा होता है कि वन एक फेरेडे को कैसे कूलम में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप इसको कूलम को फेरेडे में चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 से क्या होगी, डिवाइड होगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 कूलम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 1/96500 हमें करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, अब ये वैल्यू बेसिकली हमें क्या करनी पड़ेगी, अगर अपने ये कूलम टू फेरेडे की वैल्यू है। मतलब अब अगर आपने कुछ भी कन्वर्जन करनी है तो इस वैल्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपने, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्जन की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1.04 एक्सपोनेंट -5। अब अगर मैं क्वेश्चन में दोबारा देखूं, टू कन्वर्ट द कूलम टू फेरेडे द वैल्यू मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन इन, ये एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स दिया गया है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, कॉपर, NH3 4 2+। ठीक है। ऑलरेडी अगर हमें ये बात क्लियर हो कि जो NH3 है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से नाइट्रोजन NH3 को वैसे ही सेपरेट कर लूं, तो ओवरऑल इसका जो चार्ज होता है NH3 का वो 0 होता है। तो और फिर अगर मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कंपेयर करूं, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर प्लस में जाएगी, तो ये हो जाएगा +3। अच्छा, अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ क्या वैल्यू प्लेस करें कि आंसर हमारा 0 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -3। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए नाइट्रोजन का -3 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड KMnO4 इन एन एसिडिक मीडियम gives द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है। व्हाट वुड बी एडेड ऑन द
left hand side and right hand side of the equation to balance the रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि हमने बेसिकली इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि MnO4 माइनस, और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में। अच्छा, अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज इन्होंने पूछी हमसे ये है कि इसके लेफ्ट साइड पे क्या ऐड होना चाहिए राइट साइड पे। तो इस टाइप की जितनी भी बैलेंसिंग होती है उसमें हम सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं और फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या ऐड करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमें ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि हम किस मीडियम की बात करें। फॉर एसिडिक मीडियम हम हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स एंड H+ आयंस ऐड करते हैं इस टाइप के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के हाफ रिएक्शंस को। अब यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हर एक वाटर का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन लेके आता है और हमें 4 ऑक्सीजन की नीड थी। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए, अब राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हो गए। तो अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन यूज करेंगे, जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 8H+ आयन ऐड करने होंगे। ठीक है। तो अब इसके अलावा अब हमने क्या करना होता है, इसके अलावा हमने चार्ज बैलेंस करना होता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या है। ठीक है। इसको मैं फिलहाल की जो 8H मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है। और ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख देता हूँ। तो ये हमारा है 8H+। अच्छा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ओवरऑल चार्ज है +2, क्योंकि सिर्फ Mn पे चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल पे नहीं है। और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ यहाँ ओवरऑल चार्ज -1 है और यहाँ ओवरऑल चार्ज +8 है। उसका रीजन ये है कि 8H+ आयंस हमने यहाँ ऐड किए हुए हैं। तो ओवरऑल चार्ज जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ओवरऑल चार्ज क्या बनता है, +7। तो +7 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है और +2 हमारा राइट हैंड चार्ज है। राइट हैंड पे जो चार्ज है ये दोनों साइड पे इक्वल चार्ज होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पे, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है -5, तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज भी +2 हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या ऐड किया, 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बस अगर आप गौर से देखें ऑप्शन सी में ये हमारे पास आ रहा है 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड पे हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CS2O। CS जो सिंबल है वो सीजियम का है, जो कि ग्रुप 1 से इसका ताल्लुक है। तो अगर मैं CS2O फॉर्मूला लिखता हूँ, हमें इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सीजियम ग्रुप 1 से इसका ताल्लुक है। तो ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होती है +1। अच्छा, अब अगर आप देखें ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है, 0 है। तो यहाँ हमारे पास 2 सीजियम है, तो 2 सीजियम पे ओवरऑल जो ऑक्सीजन स्टेट या चार्ज बनेगा वो +2 बनेगा। तो अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो कि आंसर 0 है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं -2 लिखूंगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए, जो कि है -2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट डस मैग्नीज कंटेनिंग कंपाउंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। अच्छा, अब जब मैग्नीज की बात आती है तो मोस्ट कॉमन केमिकल जो हमारे माइंड में आता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो है KMnO4। और KMnO4 में बेसिकली जो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें Mn की, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पहले हमें Mn के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पोटेशियम और ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीजन स्टेट को मेंशन करना होगा। पोटेशियम की होती है +1,
और ऑक्सीजन इसके अंदर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन की होगी -8। देखिए ओवरऑल चार्ज इस पे 0 है, तो मैं यहाँ पर +7 मेंशन करूंगा, तो ओवरऑल जो हमारा इसका आउटपुट यानी कि +1 +7 -8 का आंसर 0 आएगा। तो KMnO4 में Mn की जो मैक्सिमम बल्कि जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +7 होती है। तो इस रिस्पेक्ट से ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैग्नीज एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द गिवन बायोलॉजिकल प्रोसेस आर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट। अच्छा, हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं इनमें हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस जो है वो रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि जब एक्सेप्शनल की बात होती है कि हमने वो ये देखना है कि वो रिडॉक्स ना हो। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डाइजेशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड हमारा है सर्कुलेशन, और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। अच्छा करें कि डाइजेशन में होता है क्या है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगी तो ऑब्वियसली उनकी ऑक्सीजन स्टेट में फर्क पड़ेगा, तो हमारा डाइजेशन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। इसी तरह रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि गैसेस का यानी कि एक्सचेंज हो रहा होता है इन द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, तो जहाँ कहीं ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो भी रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अगर ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो गई है तो ब्लड हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस सर्कुलेशन में उस मूवमेंट में कोई भी हमारा यानी कि इस मूवमेंट को हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा सी ऑप्शन सही है। इसी तरह अगर मैं फोटोसिंथेसिस को भी साथ ही डिस्कस कर लूँ, फोटोसिंथेसिस में भी बेसिकली हो क्या रहा होता है कि प्लांट बेसिकली अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, ऑक्सीजन को कार्बन से रिमूव कर रहा होता है, तो वहां पर भी जब लॉ यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सेल दिया गया है, द गिवन फिगर शोज अ जिंक +2 आयन का जिंक इलेक्ट्रोड के साथ उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो कि -0.76 वोल्ट दिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास टिन है, टिन का सिंबल SN होता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.14, एक वोल्टाइक सेल दिया गया है। ठीक है, ये कंप्लीट सेल है और ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर जो हमारा कंसंट्रेशन है जिंक टिन के आयंस की वो 1 मोल/DM³ है, और इसी तरीके से जिंक में भी यही है। ठीक है, तो अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन एट द एनोड एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसका मतलब है हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा बेसिकली एनोड क्या है और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो एनोड आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका ये है कि जो हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी गई है, अगर आप जिंक की वैल्यू को देखें, जिंक की वैल्यू हमें जो दी गई है वो दी गई है -0.76, और SN की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है वो दी गई है -0.14। अच्छा, अब हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन में हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू लार्जर वैल्यू है। अगर आप देखें -0.14 इज अ लार्जर वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी लार्जर वैल्यू है ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रोड, तो ये बनेगा कैथोड, मतलब इसको हम कैथोड के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी तरफ जो जिंक है जिसकी वैल्यू कम है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो है ये बनेगा एनोड। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ जाएंगे, वो जिंक से SN की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो जिंक से SN की तरफ जाएगा, और जिंक जो बनेगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिंक एनोड बनेगा,
और Sn जो है वो कैथोड बनेगा। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन में जिंक इज ऑक्सीडाइज, जिंक हमारा लेफ्ट पर है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन आर द टू हाफ रिएक्शंस एंड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। यहाँ पर भी हमें दो हाफ रिएक्शंस दिए गए हैं, एक कॉपर है और दूसरा निकल है। कॉपर का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें वो है +0.34 और निकल की -0.25। द ओवरऑल सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी। अच्छा, अगर आपने ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसका एक डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम ओवरऑल यानी कि ई ऑफ सेल जो मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ई ऑफ कैथोड को माइनस कर देंगे ई ऑफ एनोड से। तो पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना होगा कि कैथोड क्या बनेगा और एनोड क्या बनेगा। जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, जो वैल्यू ज़्यादा होगी रेडिएशन वैल्यू वो कैथोड बनेगा। मतलब हमारा जो कॉपर है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, कॉपर की वैल्यू मैं दोबारा मेंशन कर दूं, वो है 0.34 प्लस में, और हमारे निकल की वैल्यू है -0.25। तो इस रिस्पेक्ट से ये बनेगा कैथोड और ये बनेगा एनोड। और फॉर्मूले के हिसाब से कैथोड की वैल्यू पहले आएगी, पहले मैं लिखूंगा 0.34, फिर माइनस का साइन आएगा, अब आएगी हमारी एनोड की वैल्यू, और एनोड की वैल्यू मैं एज इट इज कॉपी करूंगा माइनस के साइन के साथ 0.25। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये माइनस माइनस जो साइन है ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो बनता है +0.59। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अ फ्यूल सेल। ऑप्शन ए में दे रहा है, इट uses water as a source to produce electrical energy. ऑप्शन बी है, it generate large amount of energy to run a space vehicle. इस सी ऑप्शन में, it produces water that can be used for drinking by the astronauts. और हमारे पास डी ऑप्शन है, it operates at high temperature and does not produce pollutants. यस, इसके जो ऑप्शन बी सी और डी हैं ये बिल्कुल 100% करेक्ट है कि बेसिकली क्योंकि कोई पोllutants नहीं बनाते। इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब अगर मैं ए सी और डी की बात करूं, ये एक दूसरे से एक इस तरह से भी मैच करते हैं। इससे कोई पोllutants नहीं बनते क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनती है वो H2O बनता है, और वो ही H2O जो है ड्रिंकेबल भी होता है। तो इस वजह से एस्ट्रोनॉट उसको ड्रिंक कर सकते हैं। बाकी अगर आप गौर से देखें, बल्कि ये ऑप्शन सी से मैच करता था, सॉरी मैं इसको ऑप्शन बी के साथ कंपेयर कर रहा था। हाँ, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने का ही सेल है। बाकी रह जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, इट यूजेस वाटर एज सोर्स। वाटर सोर्स के तौर पे यूज नहीं होता। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे बात फॉल्स की गई है। स्टेटमेंट ए हमारा फॉल्स स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज। अच्छा, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन से हमारे माइंड में आना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, अगर आप ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए में हमारे पास आयरन +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इसने यकीनन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। हमारे रिएक्शन में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से समझ जाना चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A current of 5 ampere is passed for 2 minutes during the electrolysis. The amount of charge is transferred. अच्छा, हमारे पास अगर देखा जाए तो हमें करंट यानी कि आई की वैल्यू दी गई है 5 एम्पेयर। टाइम हमें दिया गया है 2 मिनट्स। मिनट्स को हमें सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम हमारा बन जाएगा 120 सेकेंड्स।
और हमने कैलकुलेट करना है क्यू चार्ज। क्यू चार्ज कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि हम आई को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम इन सेकंड से। याद रखिएगा टाइम शुड बी इन सेकंड्स। तो बेसिकली 5 को 120 से मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 160 से, तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 600 कूलम। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें कुछ ऐसा रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर किसी भी केमिकल की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क ना पड़ा। ऑप्शन ए में अगर हम देखें, हमें एक तरफ दिया हुआ है एफ ई एस में हमारे पास याद रखें कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट -2 है। उस रिस्पेक्ट से आयरन की +2 होगी। अगर हम राइट साइड पे इसी सल्फर पे फोकस करें, राइट साइड पे ये चेंज होके हो रहा है FeSO4। तो आप ऑब्वियसली देखें कि यहाँ पर सिर्फ सल्फर में हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से किसी एक की तो ऑक्सीजन स्टेट चेंज लाजमी हुई होगी। वैसे मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे पास सल्फेट यानी कि SO4 आयन में जो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +6 होती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए में हमारी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें नॉट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह अगर हम ऑप्शन बी में देखें, अगेन H2S जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2SO4 में। तो यहाँ पर भी यकीन ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आया है। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में अगर आप और से देखें, जो Mg है, बेसिकली ये ग्रुप 2 से इसका ताल्लुक है। ये इसके साथ दो OH आयन अटैच है, तो इसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट है। और ये कन्वर्ट हो रहा है MgSO4 में। और SO4 की जैसा कि मैंने बताया -2 होती है, ये +2 रही है, मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 की बात करूँ, H2SO4 जो है वो बेसिकली इसमें हमारे पास MgSO4 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी है जिसके अंदर किसी भी केमिकल की ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं साथ ही आपको ऑप्शन ऑप्शन डी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑप्शन डी में मुझे क्लियरली SO2 नजर आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड में SO2 नहीं है, राइट हैंड साइड पे H2SO4 है। अगेन यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट में कोई चेंज आया तो ये भी रेडॉक्स की कैटेगरी में आएगा। तो सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन था जिसमें कि कोई ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन। हमें दिया गया OF2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2O से और कन्वर्ट हो रहा है 2HF और O2 में। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, हम देख मालूम किया द सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन इज। अच्छा, अगर हम ये देखें यहाँ पर एक एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, ये जो है ये हमारा फ्री स्टेट में है। जो चीज़ फ्री स्टेट में मतलब किसी और एलिमेंट से अटैच नहीं है, तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो 0 होगी। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड पे H2O में देखते हैं, H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम OF2 में बात करें, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 होगी। अच्छा, मैंने इसकी +2 क्यों लिखी है, क्योंकि इसके साथ जो फ्लोरीन अटैच है, और अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन को ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। ऑलरेडी हमारे पास बेसिकली दो फ्लोरीन है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओवरऑल इसकी -2 हो जाएगी। उस -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट +2 प्लेस करनी होगी। तो खैर, मैं क्या बता रहा था कि ऑक्सीजन में +2 से यानी कि दो चेंज आए हैं। मतलब हमारे पास क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, एक H2O है, एक OF2 है। तो अगर मैं इसको देखूं कि ये ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो OF2 +2 से 0 हो रहा है। +2 से 0 होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो सबसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर H2O में -2 से ये 0 में चेंज हो रहा है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बेसिकली क्या हो रही है, यानी कि नेगेटिविटी कम हो रही है।
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज करना है। तो बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो सब्सटेंस, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2O3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होगी -2, और टोटल हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगी -6। अब इस ओवरऑल देखें तो इस पे चार्ज 0 है, तो इस पे मुझे +6 लिखना पड़ेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो +6 है। तो फिर एक आयरन की क्या होगी, ऑब्वियसली +3 होगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेसन का। द वैल्यूज ऑफ V, W, X, Y एंड Z आर करेक्टली बैलेंस्ड द गिवन केमिकल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी बैलेंसिंग के साथ। ठीक है, तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप इसके अंदर वैल्यूज को सिंपली पुट करके देखते चले जाएं, तो आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, अगर हम यहाँ पर पी को देखते हैं, पी फॉस्फोरस का सिंबल है, और यहाँ पर वो फॉस्फोरस यहाँ पर भी तकरीबन देखा जाए दोनों साइड पे ये 1 है, 1:1 का रेशो है। तो जो वी की वैल्यू होनी चाहिए वो वाई की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर वी और वाई को ही देख लूँ, तो सिर्फ ऑप्शन डी में ही मुझे नजर आ रहा है कि वी यहाँ पर ऑप्शन डी में 3 है और वाई भी 3 है। तो बहुत ही आसान सवाल था हमारा, जो कि पास्ट पेपर का था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप ये सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।